डियर फ्रेंड्स, मैं आज वीडियो में सीडीपी के बहुत ही इंपॉर्टेंट वीडियो को लेकर आया हूँ, जो आप लोग थंबनेल देखकर समझ ही गए होंगे कि क्या इस वीडियो में मैं डिस्कस करने जा रहा हूँ। तो वो क्या है, टाइप्स ऑफ असेसमेंट। असेसमेंट की क्या क्या टाइप्स है, तो सारी चीज़ हम असेसमेंट से रिलेटेड सारी चीज़, उसके टाइप्स, उसके पर्पस और किस तरह के क्वेश्चंस आते हैं, उन सारी टॉपिक्स को यहाँ पर हम डिस्कस करेंगे। ठीक है, तो आप लोग एंड तक जरूर बने रहिए। तो चलिए हम शुरू करते हैं। यहाँ पे सबसे पहले हम देखेंगे व्हाट इज असेसमेंट। असेसमेंट क्या है, ये सीडीपी के बहुत ही इंपॉर्टेंट थियरी है। और किस पे, असेसमेंट बेस्ड। असेसमेंट से रिलेटेड सारी चीज़ें हम यहाँ पर डिस्कस करेंगे, जो पेपर 1 प्लस पेपर 2 दोनों के लिए बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। और सीटेड बेस्ड हम यहाँ पर चीज़ों को समझेंगे। ठीक है, तो चलिए सबसे पहले हम देखेंगे व्हाट इज असेसमेंट। असेसमेंट क्या है? असेसमेंट मतलब होता है जांचना। ठीक है, तो असेसमेंट इज अ कंटिन्यूस प्रोसेस। असेसमेंट क्या है? कंटिन्यूस प्रोसेस है, मतलब लगातार होते रहता है। जैसे बच्चों को जांचा जाता है कि पढ़ाई में कहाँ पर दिक्कत है, कहाँ प्रॉब्लम है, किस तरह से इसको बेटर किया जाए और उसकी लर्निंग को कैसे इफेक्टिव बनाया जाए, क्या क्या स्ट्रैटेजीज अपनाया जाए जिससे उनकी लर्निंग बेटर हो और अच्छी तरह से वो सीख पाए। तो ये सारी चीज़ें किस में आता है? असेसमेंट में आता है। तो असेसमेंट में देखिए क्या है, कलेक्शन इन्फॉर्मेशन। ये कंटिन्यूस प्रोसेस किसका? कलेक्शन इन्फॉर्मेशन। किसके बारे में? लर्नर्स के बारे में, स्टूडेंट्स के बारे में। इंटरप्रेटिंग लर्नर्स परफॉर्मेंस, और लर्नर के परफॉर्मेंस को, किस तरह का परफॉर्मेंस है, कहाँ पर कमी है, परफॉर्मेंस को कैसे और इम्प्रूव किया जाए, इंटरप्रेट करते हैं इन चीज़ों को। उसके बाद इम्प्रूविंग टीचिंग लर्निंग प्रोसेस, और टीचिंग लर्निंग प्रोसेस जो है इसको इम्प्रूव किया जाता है, बेटर किया जाता है कि किस तरह से बच्चे ज़्यादा एक्टिव होकर के वो उस लर्निंग प्रोसेस में इंगेज हो पाए, उनको अच्छी तरह से मतलब प्रिपेयर कर पाए लर्निंग के लिए। ठीक है, ताकि चीज़ों को वो समझे। तो ये सारी चीज़ें किस में आता है? असेसमेंट में आता है। तो ये सीटेड बेस है। उसके बाद आ जाता है सीटेड व्यू, मतलब किस तरह से सीटेड वाले जो है सवाल पूछते हैं। ठीक है, पेपर 1 एंड 2 दोनों के लिए। तो क्या है? असेसमेंट इज फॉर लर्निंग। कहते हैं असेसमेंट इज फॉर लर्निंग, नॉट जस्ट फॉर ऑफ लर्निंग। मतलब लर्निंग के लिए नहीं, लर्निंग है ये। ठीक है, किसी चीज़ को सिखाने का मतलब नहीं है, मतलब ये लगातार सीखते रहना है। असेसमेंट इज फॉर लर्निंग, नॉट जस्ट फॉर ऑफ लर्निंग। तो क्विक चेक क्या देखिए, इज असेसमेंट ओनली डन एट द एंड ऑफ टीचिंग? नहीं, क्योंकि यहाँ पे तो कंटिन्यूस प्रोसेस है, थ्रू आउट द ईयर होगा। लेकिन यहाँ पर क्या बोला है? एंडिंग, एंड ऑफ टीचिंग। मतलब क्या है, जब पढ़ाने के लास्ट में या साल के लास्ट में होता है, ऐसा नहीं है। तो ये क्या हो गया? नो। अब आगे बढ़ जाते हैं। ये जो चार्ट अभी आप लोग देखेंगे यहाँ पे, ये चार्ट बहुत ही इंपॉर्टेंट है। ये इस चीज़ को समझने की कोशिश करें। अगर ये चार्ट अगर याद रख लिए तो असेसमेंट प्लस इवोल्यूशन क्या है आप लोग कह पाएंगे। ठीक है, तो सबसे पहले देखिए, जो असेसमेंट है और एवोल्यूशन क्या है। असेसमेंट क्या है? वो कंटिन्यूस है, और जो एवोल्यूशन है ये भी एक असेसमेंट का ही तरह है। लेकिन एवोल्यूशन क्या है? वो टर्मिनल है, मतलब टाइम टू टाइम उसको लिया जाता है। जैसे स्कूल में अलग अलग एग्जाम होता है, जैसे फर्स्ट सेमेटिव एवोल्यूशन, सेकंड सेमेटिव एवोल्यूशन, थर्ड सेमेटिव एवोल्यूशन, इस तरह से होता है ना। तो टर्मिनल वाइज होता है, या फिर 4 महीना या 3 महीना बाद होता है। और जो असेसमेंट होता है ये कंटिन्यूस होता है। ठीक है, आप लोग देख पा रहे हैं यहाँ पे, असेसमेंट क्या है? कंटिन्यूस है। एवोल्यूशन क्या है? टर्मिनल है, टाइम टू टाइम होता है। प्रोसेस ओरिएंटेड है, ये प्रोसेस पर ध्यान दिया जाता है, कि लर्निंग के प्रोसेस पर ध्यान दिया जाता है। और ये प्रोडक्ट ओरिएंटेड, प्रोडक्ट ओरिएंटेड मतलब बच्चों को रैंक किया जाता है, बच्चों को ग्रेड किया जाता है कि वो किस लेवल पे आया है। और ठीक है, उसको सर्टिफाई किया जाता है, उसको सर्टिफिकेट दिया जाता है, उसको प्रोग्रेस रिपोर्ट बनाया जाता है। तो ये इसलिए क्या है? ये प्रोडक्ट ओरिएंटेड है। इसमें हम ये डिसाइड करते हैं कि बच्चे किस लेवल पे गया है। बच्चों को हम क्या करते हैं? कंपैरिजन करते हैं कि वो किस लेवल पे क्लास में, किस मार्क्स के बेस पर इसको किया जाता है। ठीक है, अब जो असेसमेंट होता है डायग्नोस्टिक है। डायग्नोस्टिक का मतलब बच्चों को सीखने में, लर्निंग में कहाँ पर डिफिकल्टीज है और कहाँ पर गैप्स है, मतलब कहाँ पर उसको सीखने में दिक्कत हो रही है। ये डायग्नोस्टिक उस टाइप के है ये। और ये जजमेंटल, जजमेंट क्या है कि बच्चा पास है या फेल है। ठीक है, लास्ट साल के एंड में किया जाता है, या फिर जो भी एग्जाम के रिलेटेड 3 महीना 4 महीने के बाद किया जाता है। तो इसमें पास और फेल बताया जाता है, ग्रेड किया जाता है कि कितने मार्क्स मिला, कहाँ पर पहुंचे, फर्स्ट रैंक, सेकंड रैंक, थर्ड रैंक, इस तरह से यहाँ पर जजमेंट किया जाता है। ठीक है, अब ये जो असेसमेंट होता है, जो इंपॉर्टेंट बात है यहाँ पे, इम्प्रूव्स लर्निंग। लर्निंग को ये असेसमेंट क्या करते हैं? इम्प्रूव्स करते हैं। उसके बाद एवोल्यूशन क्या करता है? गिव ग्रेड्स, ग्रेड देते हैं। किसी को ए मिलता है, किसी को बी मिलता है, किसी को ए प्लस मिलता है, किसी को बी प्लस मिलता है, किसी को सी मिलता है। तो इस तरह से ग्रेड दिया जाता है और सर्टिफिकेट किया जाता है इसमें। ठीक है, अब और देखिए आगे क्या कह रहा है। सीटेड लव्स स्टेटमेंट लाइक असेसमेंट इज अ इंटीग्रल टू टीचिंग लर्निंग। इंटीग्रल मतलब टाइम टू टाइम, जिसको टर्मिनल बोल सकते हैं हम लोग। इंटीग्रल टीचिंग लर्निंग है ये, उसमें शामिल है। ठीक है, तो इज इंटीग्रल और टू टीचिंग लर्निंग। इंटीग्रल यहाँ पर कह सकते हैं कंटिन्यू, हर चीज़ इसमें आ जाता है, हर तरह की जो बच्चे की ओवरऑल ग्रोथ के लिए दिखाया जाता है। ठीक है, उसके बाद आगे बढ़ जाते हैं। यहाँ पर बहुत ही इंपॉर्टेंट चीज़ है, यहाँ पर हम देखेंगे। तो आप लोग देख पा रहे हैं टाइप्स ऑफ असेसमेंट। असेसमेंट के जो टाइप क्या है।
सीटेड ब्रॉडली क्लासिफाइज असेसमेंट इनटू, अलग अलग पार्ट है इसके। फॉर्मेटिव असेसमेंट देखिए ये अब समझ में आ गया ना, फॉर्मेटिव, समेटिव, डायग्नोस्टिक, कंटिन्यूस, अनकम्प्रीहेंशन, एवोल्यूशन, उसके बाद सेल्फ एंड पीयर असेसमेंट्स, स्कूल बेस्ड असेसमेंट, ये सारे किसके, ये मतलब कैटेगरीज है, ये है असेसमेंट के कैटेगरीज है, ठीक है। सबसे पहले देखिए फॉर्मेटिव असेसमेंट, समेटिव असेसमेंट, उसके बाद डायग्नोस्टिक असेसमेंट, उसके बाद कंटिन्यूस एंड कम्प्रीहेंशन एवोल्यूशन, जिसको CCE बोलते हैं, ठीक है। ये फुल फॉर्म भी आप लोगों को याद रखना है। सेल्फ एंड पीयर असेसमेंट, स्कूल बेस्ड असेसमेंट, ठीक है। तो अब एक एक करके हम डिस्कस करेंगे हर एक असेसमेंट को, ठीक है। सबसे पहले देखिए फॉर्मेटिव असेसमेंट, मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक है ये, CDB के, इंग्लिश हो या फिर CDB हो। तो मीनिंग देखिए, इसका मतलब फॉर्मेटिव असेसमेंट क्या है, तो असेसमेंट कंडक्टेड ड्यूरिंग द, जो असेसमेंट कंडक्टेड ड्यूरिंग द लर्निंग प्रोसेस, मतलब लर्निंग प्रोसेस के अंदर ही, उसी प्रोसेसिंग में ही किया जाता है। ऐसा नहीं कि साल के एंड में किया जाता है, पूरे थ्रू आउट द ईयर किया जाता है, ठीक है। किसके लिए किया जाता है, मॉनिटर प्रोग्रेस, बच्चों के या लर्नर के जो मतलब प्रोग्रेस है, उनके जो मतलब लर्निंग प्रोसेस है वो किस तरह का है, कहाँ तक गया है, कहाँ पर कमी है, कहाँ पर दिक्कत है, कहाँ तक बच्चे जो है उस लर्निंग प्रोसेस में आगे बढ़े हैं, तो इसको मॉनिटर किया जाता है। उसके बाद प्रोवाइड फीडबैक बताया जाता है कि यहाँ पर कमी है, इसको ऐसे ठीक करना है, यहाँ पर दिक्कत है, उसको ऐसे ठीक करना है, उसको इस तरह से ठीक होगा, तो प्रोवाइड फीडबैक भी देते हैं। इम्प्रूव लर्निंग, और लर्निंग को इम्प्रूव किया जाता है और बेटर तरीके से मतलब लर्निंग दी जाती है ताकि वो सीख पाए, ठीक है। उसके बाद देखिए की फीचर, देखिए असेसमेंट, फॉर्मेटिव असेसमेंट के, कंटिन्यूस होता है, थ्रू आउट द ईयर होता है, इनफॉर्मल होता है, फीडबैक बेस्ड, मतलब फीडबैक दिया जाता है इसलिए फीडबैक बेस्ड, लर्नर सेंटर्ड, ये लर्नर के लिए बहुत अच्छा होता है इसलिए लर्नर सेंटर्ड होता है। इसमें बच्चा को एक्टिव दिखाता है, बच्चे ज़्यादा इंपॉर्टेंट माने जाते हैं, ठीक है, असेसमेंट के लिए। उसके बाद देखिए इंग्लिश क्लासरूम एग्जाम्पल्स, ओरल रिस्पॉन्स, तो इसके लिए फॉर्मेटिव असेसमेंट के लिए क्या क्या वो एग्जाम्पल है, ओरल रिस्पॉन्स है, रीडिंग अलाउड, जोर जोर से पढ़ना है, वर्कशीट दिया जाता है, ग्रुप डिस्कशंस होते हैं, उसकी स्टोरी टेलिंग, बहुत स्टोरी रिटेलिंग, उसका रोल प्ले किया जाता है, कोई रोल दिया जाता है अलग अलग ड्रामा वगैरह में, तो इसको रोल प्ले। उसके बाद आ जाते हैं यहाँ पर देखिए सीटेड की लाइन, फॉर्मेटिव असेसमेंट हेल्प्स टीचर मॉडिफाई टीचिंग स्ट्रेटेजी, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट लाइन है, याद रखिए कि जो फॉर्मेटिव असेसमेंट है वो टीचर्स को हेल्प करते हैं मॉडिफाइड टीचिंग स्ट्रेटेजी मतलब उसको पढ़ाने का जो तरीका है, अलग अलग जो मेथड है उसको मॉडिफाई करने में, तो जो क्या होता है, ये जो फॉर्मेटिव असेसमेंट हेल्प करते हैं कि अगर बच्चा इस तरह से सीख नहीं पाते हैं तो हम असेसमेंट के बाद ये देखते हैं कि इसको किस तरह से टीचिंग स्ट्रैटेजीज़ को बदलना है, किस तरह से उसको ठीक करना है, किस तरह से उसको और इम्प्रूव करना है, किस तरह से और बदलना है, ताकि बच्चे आसानी से उसको जो है इंगेज हो पाए, एक्टिव होकर उसको सीख पाए, इंजॉय करके सीख पाए, ठीक है। तो ये लाइन याद रखिए, फॉर्मेटिव असेसमेंट हेल्प्स टीचर मॉडिफाई टीचिंग स्ट्रैटेजीज, ठीक है। उसका देखिए डज फॉर्मेटिव असेसमेंट गिव ग्रेड्स, नो। अब आगे बढ़ जाते हैं, समेटिव असेसमेंट क्या है, मीनिंग देखिए, असेसमेंट कंडक्टेड एट द एंड ऑफ अ टर्म, देखिए फॉर्मेटिव क्या होता है, ड्यूरिंग द लर्निंग प्रोसेस में होता है, ये क्या होता है, एंड ऑफ टर्म या यूनिट, या साल के एंड में होता है, जैसे कि अलग स्कूल में एग्जाम होता है, समेटिव फर्स्ट समेटिव सेकंड समेटिव थर्ड समेटिव, इस तरह से होता है, ये टर्मिनल वाइज होता है। तो एट द एंड ऑफ द टर्म होता है, मतलब पूरे साल खत्म होने के बाद या यूनिट खत्म होने के बाद होता है। तो इसमें क्या किया जाता है, अभी हम लोगों ने चार्ट में देखा, जज अचीवमेंट को जज किया जाता है कि कहाँ तक अचीवमेंट किया किस बच्चे ने, समझ लो कंपेयर किया जाता है। असाइन ग्रेड्स और मार्क्स, इसमें ग्रेड दिया जाता है, ए दिया जाता है, बी दिया जाता है, इसे ग्रेड कहते हैं, तो ग्रेड दिया जाता है और क्या, मार्क्स दिए जाते हैं, ठीक है। तो इसमें मार्क्स ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। अब इसके एग्जाम्पल मतलब इसके फीचर्स क्या है, समेटिव के, फॉर्मल है होता है ये, और वो इनफॉर्मल होता है। प्रोडक्ट बेस, प्रोडक्ट मतलब बच्चों को देखा जाता है कि बच्चा किस लेवल पर किया है, प्रोडक्ट एज ए प्रोडक्ट के तौर पर बच्चों को यूज़ किया जाता है। एग्जाम ओरिएंटेड होता है, ये एग्जाम के लिए ओरिएंटेड होता है। लिमिटेड फीडबैक, इसमें फीडबैक ज़्यादा नहीं आता है। अब जैसे कि अगर साल के एंड में होगा तो अब पूरे साल में कोई गलती कर रहा है तो उसके एंड में ही फीडबैक देंगे ना, बीच में तो दे ही नहीं सकते, वो फॉर्मेटिव में दे सकता है, एज समेटिव में नहीं। एग्जाम्पल इसका देखिए, इंग्लिश एग्जाम्पल देखिए, एंड टर्म एग्जाम, जैसे स्कूल साल के एंड में होता है, दिसंबर में होता है, नवंबर में होता है, या फिर मार्च में होता है, जब साल खत्म हो जाता है। यूनिट टेस्ट होता है, एनुअल एग्जाम्स हो गया, ये किसके एग्जाम्पल है, समेटिव के, ठीक है। उसके सीटेड ट्रैप देखिए, समेटिव असेसमेंट डज नॉट इम्प्रूव लर्निंग इमीडिएटली, ये याद रखिए लाइन, समेटिव असेसमेंट क्या करता है, डज नॉट इम्प्रूव लर्निंग इमीडिएटली लर्निंग को इम्प्रूव नहीं करती, ये बात तो सही है, ये याद रखिएगा, ठीक है। उसके बाद आगे बढ़ जाते हैं, ये जो चार्ट अभी हम देखने जा रहे हैं जो बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, ये चार्ट क्या है,
डिफरेंस फॉर्मेटिव एंड समेटिव, ये याद रखिए। समेटिव एंड फॉर्मेटिव जो है, जैसे कि पूछा जा सकता है कि समेटिव के अकॉर्डिंग जो होता है कौन गलत है या फिर कौन सही है, इस तरह से एमसीक्यूज पूछे जा सकते हैं। तो देखिए यहाँ पे फॉर्मेटिव क्या होता है, ड्यूरिंग लर्निंग, लर्निंग के प्रोसेस के दौरान होता है, और समेटिव क्या होता है, आफ्टर लर्निंग, लर्निंग के बाद होता है। और ये डायग्नोस्टिक, इसमें मतलब कमी को देखा जाता है, कहाँ डिफिकल्टीज है। कमी मतलब ये नहीं कि बच्चे के अंदर क्या कमी है, मतलब उसकी सीखने में जो सीखा है वहाँ पर कहाँ अभी तक वो सीखने में उसको दिक्कत है, कहाँ गैप है जो अभी वो सीख नहीं पाया है, उसको देखना। डायग्नोस्टिक इसलिए होता है। जजमेंट, इसमें जजमेंट किया जाता है, पास फेल किया जाता है। इम्प्रूव टीचिंग, फॉर्मेट में क्या होता है, टीचिंग को इम्प्रूव किया जाता है। और समेटिव में क्या होता है, सर्टिफाइज लर्निंग, लर्निंग को सर्टिफाई किया जाता है कि यहाँ पर सर्टिफाई किया जाता है, ये पास है, ये फेल है, ये इतना मार्क्स मिला, इसको इतने रैंक्स मिले हैं, इसको इतने परसेंटेज मिले हैं, तो सर्टिफाई किया जाता है। उसका फीडबैक बेस्ड होता है। फॉर्मेटिव क्या है, याद रखिए मेन टर्म फीडबैक बेस्ड होता है, फीडबैक बच्चों को दिया जाता है। समेटिव में क्या, मार्क्स बेस्ड होता है, मार्क्स के लिए होता है, ठीक है। अब आ जाते हैं सीटेड क्लू, ये क्लू याद रखिएगा, सीटेड क्लू वर्ड्स, इंप्रूव फीडबैक, इम्प्रूव प्लस फीडबैक किसके लिए होता है, फॉर्मेटिव, फॉर्मेटिव में होता है। ग्रेड एंड सर्टिफाई किस में होता है, समेटिव में होता है। ये क्लू वर्ड याद रखिए जो सीटेट में एग्जाम के रिलेटेड पूछे जाते हैं, ठीक है। अब आगे आ जाते हैं डायग्नोस्टिक असेसमेंट। डायग्नोस्टिक असेसमेंट देखिए, डायग्नोस जैसे बीमारी के लिए डायग्नोस्टिक लैब होता है, ठीक है। बीमारी को डायग्नोस किया जाती है, कहाँ पर कमी है, उसके हिसाब से दवाई दी जाती है, मेडिसिन दी जाती है, चेकअप की जाती है, पता है ना। उसके हिसाब से अलग अलग जो है ऑपरेशन हो या फिर दवाई हो या फिर इंजेक्शन दी जाती है। तो डायग्नोस्टिक मतलब उसी तरह का ही पढ़ाई में भी होते हैं। तो इसमें ये टेस्ट होता है जो बच्चों को टेस्ट किया जाता है। टेस्ट करने के बाद ये पता चलता है कि बच्चों को सीखने में अभी कहाँ प्रॉब्लम है, कहाँ दिक्कत है, कहाँ गैप है, कहाँ डिफिकल्टीज़ है। फिर उसके हिसाब से हम उसको उस तरह की लर्निंग देते हैं, उसके टीचिंग मेथड अप्लाई करते हैं ताकि बच्चे उस कमी को पूरा कर ले। तो डायग्नोस्ट असेसमेंट ये है। अब देखिए यहाँ पर डेफिनेशन क्या दिया गया है, असेसमेंट यूज टू आइडेंटिफाई लर्निंग डिफिकल्टीज। इसमें यूज़ किया जाता है आइडेंटिफाई करने के लिए कहाँ लर्निंग डिफिकल्टीज है एंड कहाँ गैप्स है, जो बच्चे अभी सीखने में अभी सीख नहीं पाया है, उसको डिफिकल्ट हो रहा है, प्रॉब्लम है कहाँ पे, ये कहने का मतलब है। पर्पस क्या है, फाइंड स्ट्रेंथ एंड वीकनेस, स्ट्रेंथ कहाँ है ये भी दिखाया जाता है कि वो कौन सी चीज़ अच्छी तरह समझा है और कौन चीज़ अच्छी तरह नहीं समझा है। तो इसका मतलब स्ट्रेंथ मतलब बच्चों के अंदर ताकत वो नहीं, मतलब उसकी पढ़ाई कहाँ पर अभी मजबूत हुई है, कहाँ पर मजबूत नहीं है। उसका प्लान रिमेडियल टीचिंग। अब देखिए यहाँ पर और एक क्वेश्चन है कि डायग्नोस्टिक असेसमेंट के बाद कौन सी टीचिंग होता है, रेमेडियल टीचिंग। रेमेडियल टीचिंग मतलब अब हम लोगों ने आइडेंटिफाई कर लिया कि कहाँ पर उसको लर्निंग डिफिकल्टीज है और कहाँ पर गैप्स है। उस गैप्स को फिलअप करने के लिए, उस डिफिकल्टीज़ को फिलअप करने के लिए हम क्या करते हैं, रेमेडियल टीचिंग करते हैं, ठीक है। तो याद रखिए डायग्नोस्टिक असेसमेंट के बाद हम क्या करते हैं, कौन सी टीचिंग करते हैं, रेमेडियल टीचिंग प्लानिंग करते हैं, ठीक है। तभी तो पता चलेगा ना, डायग्नोस्टिक टेस्ट के बाद ही पता चलेगा कहाँ पर गलती है, उस हिसाब से हम रेमेडियल टीचिंग देंगे। जैसे बड़े डॉक्टर के पास हम कोई बीमारी लेके जाते हैं तो ऐसे वो दवाई नहीं देते, पहले डायग्नोस करते हैं कि इसके अंदर प्रॉब्लम है क्या, कहाँ प्रॉब्लम है, किडनी में है, लिवर में है, स्टमक में कहाँ है। उसके हिसाब से जब प्रॉब्लम आइडेंटिफाई हो जाता है तब डॉक्टर जो है उसके लिए दवाई प्रिस्क्राइब करते हैं, ठीक है। इसी तरह रेमेडियल टीचिंग ये पढ़ाई में है, अब डायग्नोस्टिक वो बीमारी में है, उस तरह से। एग्जाम्पल देखिए इसका, रीडिंग डिफिकल्टी चेक, उसके बाद एरर एनालिसिस एंड राइटिंग, वोकेबुलरी टेस्ट बिफोर टीचिंग, टीचिंग से पहले वोकेबुलरी टेस्ट हम देखते हैं कि बच्चे अभी कहाँ वोकेबुलरी कैसी है। उसके सीटेड लाइन देखिए बहुत इंपॉर्टेंट है यहाँ पे, डायग्नोस्टिक असेसमेंट हेल्प्स इन इंडिविजुअलाइज इंस्ट्रक्शन, मतलब हर एक की अलग अलग डायग्नोस्टिक, मतलब इसमें देखा जाता है कि हर एक की अलग अलग प्रॉब्लम क्या है, उसके बाद डिफिकल्टीज कहाँ है, गैप्स कहाँ है। तो इंडिविजुअली हम देख सकते हैं बच्चों के अंदर उनको कहाँ दिक्कत है, पता चल जाएगा। अगर मान लें कि हम मैथ्स के ही मान लेते हैं 10 चैप्टर सोल्यूशन क्लास करने के बाद हम उसको अगर रिमेडियल टीचिंग लेते हैं, सॉरी अगर हम उसको डायग्नोस्टिक टेस्ट करते हैं तो पता चल जाएगा कि इस 10 चैप्टर में किस बच्चों को, कौन कौन से बच्चे समझे हैं, कौन कौन नहीं समझे हैं, और जो समझे उसको कहाँ दिक्कत है, जो नहीं समझे उसको कहाँ दिक्कत है। सारी चीज़ें डायग्नोस्टिक टेस्ट में हमको आइडेंटिफाई हो जाता है, ठीक है। इसलिए यहाँ पर बोला है थिंक इज डायग्नोस्टिक असेसमेंट डन बिफोर टीचिंग, यस समटाइम। यहाँ पर देखिए उसके बाद आ जाते हैं कंटिन्यूस एंड कंप्रीहेंशन एवोल्यूशन क्या है, सी ई।
तो मीनिंग देखिए असेसमेंट ऑफ, ये असेसमेंट क्या होता है, किस चीज़ का, स्कोलिस्टिक एरियाज। स्कोलिस्टिक एरियाज मतलब जैसे एकेडमिक होता है, जैसे रीडिंग राइटिंग ग्रामर जो स्कूल में हम पढ़ाई करते हैं वो हो गया स्कोलिस्टिक। को स्कोलिस्टिक एल्टीट्यूड एटीट्यूड हो गया, पार्टिसिपेशन हो गया, क्रिएटिविटी अलग अलग जैसे खेल वगैरह में हो सकता है, वो को स्कोलिस्टिक एरियाज में आता है। मतलब एकेडमिक से छोड़ के जो अलग अलग एक्टिविटीज़ है वो को स्कोलिस्टिक एरियाज में आएगा। ठीक है, तो याद रखिए इसमें दो चीज़ है सीसीई में, को स्कोलिस्टिक एरियाज और को स्कोलिस्टिक एरियाज। ठीक है, फीचर देखिए कंटिन्यूस होता है, ये भी कंटिन्यूस होता है, हॉलिस्टिक होता है, चाइल्ड सेंटर्ड होता है, रिड्यूस एग्जाम स्ट्रेस, इससे एग्जाम का जो स्ट्रेस होता है वो कम होता है, क्योंकि बच्चे अलग अलग चीज़ों में इन्वॉल्व रहते हैं, इसलिए स्ट्रेस कम होता है। तो मॉडिफाइड सीसीई फिलोसफी इज स्टिल आर्क्स इनिशिएटिव, अभी भी पूछा जाता है इसके बारे में। अब आगे बढ़ जाते हैं। सेल्फ असेसमेंट, सेल्फ मतलब खुद बच्चा जो है आकलन करता है, खुद बच्चों को एसेस करता है, अपने आप को चाहता है। ठीक है, उसको सेल्फ असेसमेंट करते हैं, और भी एक नाम है, अभी आगे देखेंगे। तो मीनिंग देखिए, लर्नर्स असेसमेंट देयर ओन लर्निंग, इसमें क्या है, अपनी ही लर्निंग में वो एसेस करते हैं, अपनी ही लर्निंग को वो जांचते हैं। जैसे हम अब कोई, जैसे कि कोई चीज़ हम स्कूल में मान लेते हैं कि टीचर ने मैथ्स पढ़ाई या बाकी सब्जेक्ट पढ़ाई, उसके बाद हम घर में आके देखते हैं कि लास्ट में जो क्वेश्चन से दिए गए हर चैप्टर के, उसमें हम खुद से हम देखते हैं कि बना पा रहे हैं कि नहीं, सॉल्व कर पा रहे हैं यानी आंसर कर पा रहे हैं कि नहीं। फिर जब नहीं कर पा रहे तो फिर हम उसको देखते हैं, तो इसको बोलते हैं सेल्फ असेसमेंट। ठीक है, बेनिफिट्स क्या है, डेवलप ऑटोनॉमी। ऑटोनॉमी मतलब अ, खुद बच्चों को जो है अंदर जो है वो जो है खुद एतमादी, सेल्फ कॉन्फिडेंट आता है, और या फिर कह सकते हैं खुद से तैयारी, सेल्फ मोड में आ जाते हैं बच्चे, इसको ऑटोनॉमी कहते हैं। खुद से करने की जो है यहाँ पर क्षमता या फिर उसमें एबिलिटी आ जाती है। बिल्ड रिस्पॉन्सिबिलिटी, उसके अंदर रिस्पॉन्सिबिलिटी आ जाती है। इनकरेजेस रिफ्लेक्शन, रिफ्लेक्शन मतलब अपने आप को रिफ्लेक्शन करना, अपनी पढ़ाई को रिफ्लेक्स करना, अपनी कमी को देखना, या फिर अपनी कहाँ पर प्रॉब्लम उसको देखना, तो ये सेल्फ असेसमेंट में पता चल जाता है। एग्जाम्पल्स देखिए, जैसे रीडिंग चेकलिस्ट, राइटिंग रूब्रिक्स, लर्निंग जर्नल्स। ठीक है, अब सीडेड बिलीफ सेल्फ असेसमेंट प्रोमोट मेटाकॉग्निशन, याद रखिएगा सेल्फ असेसमेंट जो है क्या प्रोमोट करता है, मेटाकॉग्निशन मतलब थिंकिंग बियॉन्ड थिंकिंग, थिंकिंग ऑन थिंकिंग मतलब सोच में सोचना, सोच में सोचना, मतलब कोई चीज़ अगर हम फाइनल कर लिया फिर उसके बारे में सोचते हैं तो उसको मेटाकॉग्निशन बोलते हैं। अब देखिए पीयर 10 नंबर क्या है, पीयर असेसमेंट। पीयर असेसमेंट का मतलब होता है अपने ग्रुप्स में, अपने क्लासमेट में, अपने क्लास के बच्चों के साथ अपने आप को जांचना, जैसे क्वेश्चन पूछना, फिर वो आंसर देगा, फिर हम वो क्वेश्चन पूछेगा, हम आंसर देंगे, इसको बोलते हैं सेल्फ असेसमेंट। तो देखिए यहाँ पर क्या दिया है, स्टूडेंट एसेस ईच अदर्स वर्क, एक दूसरे के वर्क को देखते हैं। हम जब से मान लेते कोई चैप्टर से रिलेटेड हम आपस में फ्रेंड्स के साथ डिस्कस कर रहे हैं कि बताओ तो इसका आंसर क्या होगा, हम बता रहे हैं, अगर नहीं हो रहा है तो फिर वो बताते नहीं उस तरह से नहीं होगा, इस तरह से होगा। तो इसको बोलते हैं, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है पीयर असेसमेंट, इसमें बच्चे ज़्यादा सीख पाते हैं। फिर वो सवाल करते हैं, हम आंसर करते हैं, तो अगर उसको पता नहीं हो तो उसको भी पता हो जाएगा, इससे क्या होगा, नॉलेज का शेयरिंग होता है, तो जो बहुत ही इंपॉर्टेंट है। अब यहाँ पर देख पा रहे हैं एडवांटेजेस, इसमें एडवांटेजेस क्या है, कोलैबोरेटिव लर्निंग मतलब आपस में कोलैबोरेट होते हैं बच्चे, क्रिटिकल थिंकिंग बढ़ता है, बच्चे हर कोई आंसर करना चाहते हैं अपने क्लासमेट के साथ। सोशल स्किल्स बढ़ता है, क्योंकि बच्चे आपस में एक दूसरे से बात करते हैं, इसलिए सोशल स्किल बढ़ता है, बात कैसे करते हैं ये बढ़ता है। ठीक है, उसके बाद इंग्लिश एग्जाम्पल देखिए, पीयर रिव्यू एसेस, ऐसे लिखने देते हैं, ग्रुप प्रेजेंटेशन फीडबैक, नॉट फॉर ग्रेडिंग, इसमें ग्रेडिंग के लिए नहीं होता है, फॉर लर्निंग इंप्रूवमेंट, ये ग्रेडिंग के लिए नहीं होता, मार्क्स के लिए नहीं होता है। ठीक है, ये मार्क्स के लिए होता है, ग्रेड के लिए नहीं होता है, सर्टिफिकेशन के लिए नहीं होता है, ये किसके लिए होता है, लर्निंग इंप्रूवमेंट के लिए, याद रखिएगा। अब आगे बढ़ जाते हैं, स्कूल बेस्ड असेसमेंट जो स्कूल में होता है, इसको शॉर्ट में बोलते हैं SBA, स्कूल बेस्ड असेसमेंट। मीनिंग क्या है, असेसमेंट डिजाइन एंड कंडक्टेड बाय द स्कूल, जो असेसमेंट डिजाइन किया जाता है या फिर लिया जाता है या कंडक्ट किया जाता है बाय द स्कूल, इसलिए SBA बोलते हैं, स्कूल बेस्ड असेसमेंट। और टूल्स क्या है, इसके टूल्स क्या है, क्या हम इसमें यूज़ करेंगे SBA में, प्रोजेक्ट्स वो होता है, पोर्टफोलियोज होते हैं, ऑरल टेस्ट होता है, क्लासरूम ऑब्जर्वेशन, क्लास में ऑब्जर्व किया जाता है। ठीक है, सीरियल प्रेफरेंस क्या है, ऑथेंटिक रियल लाइफ टास्क ओवर रोड टेस्ट। ठीक है, रियल लाइफ टास्क दिया था ना कि रोड टेस्ट टेस्ट को। ठीक है, अब यहाँ पर देखिए बहुत ही इंपॉर्टेंट चार्ट है, मैंने 2-3 चार्ट आप लोगों को बताया इस वीडियो में, थ्योरी वाले वीडियो में असेसमेंट से रिलेटेड। तो यहाँ पर देखिए असेसमेंट मेथड और जो है स्किल, तो यहाँ पर देखा जाता है जैसे असेसमेंट इन इंग्लिश लैंग्वेज स्किल वाइज, तो लिसनिंग में क्या होता है, लिसनिंग में किस तरह का असेसमेंट होता है, ऑब्जर्वेशन होता है, ऑरल रिस्पॉन्स, क्योंकि लिसनिंग है तो ऑरली सुनना पड़ेगा कुछ, जैसे पोएम को सुनना, पढ़ के सुनाना, रिसाइट करना। स्पीकिंग में क्या होता है, रोल प्ले एंड कन्वर्सेशन। स्पीकिंग देखिए, स्पीकिंग में क्या होता है, रोल प्ले और कन्वर्सेशन आता है।
मतलब स्पीकिंग बोलने में क्या है, रोल प्ले, किसी जैसे कि ड्रामा में कोई कॉमेडी हुआ उसमें बोलने के लिए रोल किया जाता है, किरदार दिया जाता है, तो ये रोल प्ले हो गया। कन्वर्सेशन, बातचीत करना। रीडिंग में क्या दिया जाता है, कंप्रीहेंशन एंड फ्लुएंसी। रीडिंग में ये दिखाया जाता है कंप्रीहेंशन, किस तरह से बच्चे समझ पाते हैं, और फ्लुएंसी किस तरह से है वो। उसका राइटिंग में क्या है, रूब्रिक्स और पोर्टफोलियोज आता है। देखिए यहाँ पर सीटेट रिजेक्ट करता है ओनली रिटर्न टेस्ट फॉर लैंग्वेज लर्निंग। लैंग्वेज लर्निंग के लिए सिर्फ रिटर्न टेस्ट नहीं है, ये अच्छा नहीं है। उसका देखिए वर्ड वर्ड सीटेड स्ट्रांगली सपोर्ट, मतलब किस टॉपिक से रिलेटेड सीटेड ज़्यादा क्वेश्चन पूछते हैं। जैसे फॉर्मेटिव असेसमेंट पे, जो फॉर्मेटिव असेसमेंट से क्या पूछते हैं, कंटिन्यूस फीडबैक, चाइल्ड फ्रेंडली टूल्स है ये, ऑथेंटिक असेसमेंट। वर्ड सीटेड रिजेक्ट क्या है वो, ओनली मार्क्स बेस्ड टेस्टिंग, जो भी मार्क्स के लिए सिर्फ टेस्ट लिया जाता है वो रिजेक्ट करते हैं। रोड मेमोराइजेशन, फेयर बेस्ड एग्जाम, वो भी गलत है। उसका देखिए 1 मिनट रिविजन, जो बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। 1 मिनट के अंदर आपको रिवीजन करना है, 30 से 2-3 सवाल आपका हो जाएगा। जैसे कि फॉर्मेटिव किसके लिए कहती है, इंप्रूव लर्निंग। समेटिव किसके लिए होता है, जज लर्निंग। डायग्नोस्टिक, आइडेंटिफाई प्रॉब्लम। सीसीई, होलिस्टिक डेवलपमेंट, मतलब स्कूलिस्टिक, को स्कूलिस्टिक। सेल्फ पेयर असेसमेंट किसके लिए होता है, लर्निंग ऑटोनॉमिक। सेल्फ रीडिंग सेल्फ मोड में बच्चों को ले आना, उसको सेल्फ और पेयर असेसमेंट में आ जाता है, ठीक है। तो ये रहा असेसमेंट से रिलेटेड सारी चीज़ें जो सीटेट या फिर किसी भी टाइड एग्जाम के लिए बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। सीटेट प्लस किसी भी एग्ज़ाम के लिए या किसी भी सीटेट के किसी भी सब्जेक्ट के लिए ये चीज़ समझना बहुत ज़रूरी है, क्योंकि इनके बिना बाकी जो टर्म से रिलेटेड क्वेश्चंस आएंगे तो समझने में दिक्कत होगी। तो इसलिए ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है। आई होप आप लोगों को समझ में आ गया। तो इसके अलावा और मैं एक वीडियो बनाया लर्निंग के अलग अलग टाइप्स, जैसे कि इंटेंसिव रीडिंग, एक्सटेंसिव रीडिंग, स्कैनिंग, स्कीमिंग। इसके रिलेटेड मैंने वीडियो बना दिया, अगर आप लोग देखना चाहते हैं तो उसका लिंक आपको इस वीडियो का डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा या एंड स्क्रीन में मिल जाएगा, ठीक है। तो मिलते हैं बहुत जल्द नेक्स्ट वीडियो में।